हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है एंशिएंट सोसाइटी का, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट में जो 2 चैप्टर्स है वो भी कंप्लीट करवा दिया है और सेकंड यूनिट में से मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांसे जो मिले थे, कहाँ से जो मिले थे, तो उससे रिलेटेड वो टॉपिक था कि वहाँ पे क्या क्या मिला था और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताई थी, उसमें नगर योजना बताई थी वहाँ की। अब आता है चीन में कांसे का उत्पादन कैसे हुआ था, कांसा कैसे मिला था वहाँ पे, और वहाँ की नगर योजना कैसी थी, और वहाँ पे एक शहर है एर्लिटो, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और एर्लिटो में जो कांसे मिले थे तो उससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। तो इसमें आ सकता है कि इसके बारे में वर्णन करें। तो ये एक क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जानने थे कि एर्लिटो है क्या। एर्लिटो ये एक शहर है। वहाँ एक एर्लिटो संस्कृति के रूप में देखा गया इसे कि एर्लिटो संस्कृति में क्या था कि एक प्रारंभिक कांस्य युग शहरी समाज और पुरातात्विक संस्कृति थी। पुरातात्विक मतलब कि जैसे कि मैं बताऊं, पुरातात्विक होता है पुराना मतलब पुरानी चीज़ों से मिलकर बना होता है। पुरा मतलब पुराना, तात्विक मतलब तत्वों से बना हुआ जो होता है। पुरातात्विक मतलब कि पुरानी, बहुत प्राचीन टाइम की जो होती है पुरातात्विक, तो उस संस्कृति को माना गया था जो लगभग 1900 से 1500 ईसा पूर्व पीली नदी घाटी में मौजूद थी। पीली नदी घाटी चाइना में ही थी, मौजूद थी, जिसमें जो ये संस्कृति थी इसका उदय हुआ था। इस संस्कृति मतलब कि यहाँ पे लोग बसने शुरू हुए थे इसको संस्कृति के रूप में इसलिए देखा गया था। यहाँ पे एक शहरीकरण स्टार्ट हो गया था, यहाँ का विकास होना शुरू हो गया था पीली नदी घाटी के पास। और इस संस्कृति का नाम जो था यंशी था। हेनान में एर्लिटो में खोजी गई साइट के नाम पर रखा गया था। मतलब कि हेनान वहाँ पे स्टेट का नाम, स्टेट में ही एक क्षेत्र के रूप में देखा गया था एर्लिटो, वहाँ उसी के नाम पर ही ये रखा गया था। और एर्लिटो जो है वो एक साइट के रूप में देखा जाता है कि हेनान में एर्लिटो में खोजी गई जो साइट थी उसी के नाम पर ये रखा गया था। और संस्कृति जो थी ये व्यापक रूप से हेनान और शांग्सी में फैली हुई थी और बाद में शांग्सी और हुबेई में दिखाई दी थी। चीनी पुरातत्वविद आमतौर पर एर्लिटो संस्कृति की पहचान साइट के रूप में करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हेनान है और शांग्सी है और हुबेई है, ये चाइना के नाम हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे कैसे नाम है, तो चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं स्टेट्स के। तो ये जो संस्कृति थी वो व्यापक रूप से हेनान में और शांग्सी में फैली हुई थी। ये जो संस्कृति थी कौन सी थी, जो एर्लिटो संस्कृति थी। एर्लिटो का समाज जो फैला हुआ था वो थी, और बाद में शांग्सी के साथ साथ वो हुबेई में भी दिखाई देने लगी थी। और जो चीनी पुरातत्वविद हैं वो आमतौर पर एर्लिटो संस्कृति की पहचान जो है एक प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, कि साइट के रूप में करते हैं। और ये जो शहर है 1959 में खोजा गया था। जैसे कि मैंने बताया कि इसका काल कहाँ तक है, 1900 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, मतलब कि 1900 से देखा जाए उस टाइम से तो 1500 ईसा पूर्व तक का ये देखा गया है ये। और 1959 में इसकी खोज हुई थी। और एर्लिटो साइट जो थी उस समय की विशिष्ट संस्कृति से बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। मतलब कि वहाँ की चाइना में जो संस्कृति वगैरह मिली थी तो उससे बहुत ज़्यादा समृद्ध थी ये वाली एर्लिटो की संस्कृति। और एर्लिटो संस्कृति का नाम जो है वो इसी क्षेत्र के नाम पर रखा गया था। किस क्षेत्र के नाम पर, एर्लिटो के नाम पर। मतलब कि जो यहाँ पे मैंने बताया कि यंशी के नाम पर, ये एक कुछ राजवंश वगैरह होते हैं तो इन्हीं के नाम पर ये एर्लिटो नाम रखा गया था। साइट पर 2 महलों के अवशेष भी देखे गए हैं और एक आवासीय क्षेत्र भी देखा गया है। मिट्टी के बर्तन वहाँ पे और कांसे कार्यशालाएं और भट्टों और मकबरों की खुदाई भी की गई थी साइट पर। मतलब कि वहाँ जो संस्कृति देखी गई थी कि ये संस्कृति का उदय कैसे हुआ, वहाँ पे खुदाई वगैरह की गई तो वही संस्कृति तब उदय हुआ। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी, महलों के अवशेष भी नजर आए थे कि वहाँ पे बड़े बड़े महल थे, एक आवास, पूरा नगर फैला हुआ था, पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, वहाँ की खुदाई की गई थी, और कांसे वगैरह भी भरपूर मात्रा में वहाँ पे मिली थी। भट्टे क्या होता है, भट्टो क्या होता है, भट्टो होता है एक प्रकार से वो जो भट्टियाँ वगैरह सिझाई जाती हैं, जहाँ पे आग वगैरह लगाए जाते हैं। और मकबरों की खुदाई भी की गई थी। मकबरों मतलब कि जो कब्रें वगैरह होती हैं उनकी भी खुदाई की गई थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांसे बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे मिले थे।
अब आता है सांस्कृतिक अवशेष। सांस्कृतिक अवशेष जैसे कि देखा जाए कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी, तो उसी के बिहाफ पे कैसे हम देख सकते हैं कि कांसे के बर्तन वहाँ पे मिले थे, जेट मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर हो गए, हड्डी हो गई और शंभू के समान एलेटों में खोजे गए थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली गई थी, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। और जिसमें ज्यूं वहाँ पे बोला जाता था, 3 पैरों वाला बर्तन होता था, शराब का बर्तन, और एक लूप हैंडल वाला होता था, जो पुराने टाइम पर जो होता था वो शराब वगैरह उसमें डाल के पिया करते थे वो लोग। तो शराब का बर्तन था एक तरीके से, जिसे ज्यू बोला जाता था चीनी लैंग्वेज में, जो अब तक का सबसे पुराना कांसे रहा है। बहुत ज़्यादा पुराना ये कांसे रहा था, जहाँ पे शराब वगैरह पीने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। उत्तम बीस्ट हेडेड कांसे प्लेट, फिरोजा पत्थरों से जड़ा हुआ था। उत्तम बीस्ट हेडेड कांसे, बीस्ट हेडेड नाम है वहाँ पे, जो कांसे एक प्लेट बनाई गई थी, फिरोजा पत्थरों से जड़ा हुआ था, जो आकर्षक तकनीक की महारत को प्रकट करता है। आकर्षक तकनीक मतलब कि बहुत ज़्यादा आकर्षक था, अट्रैक्टिव था बहुत ज़्यादा वो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक वो कांसे से ही बना हुआ था, फिरोजा पत्थरों से जड़ा हुआ था पूरी तरीके से, कांसे से बनकर उसमें पत्थर जड़े हुए थे उसकी पत्थरों से, फिरोजा पत्थरों से, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था देखने में। ये कुछ विशेषताएं बताई गई हैं इसमें कि खुदाई से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और वर्तमान में जो एर्लिटो साइट है और जिया संस्कृति के बीच संबंधों के बारे में विचार के 2 पहलू देखे गए। कैसे? एक का कहना यह था कि जो साइट है, कौन सी साइट, जो एर्लिटो की साइट है, एर्लिटो को एक प्रकार से साइट के रूप में देखा गया, जैसे कि मैंने बताया। तो एर्लिटो को जो संस्कृति है वो पहली और दूसरी अवधि जो है वो जिया संस्कृति से कनेक्शन है उसका, जिया राजवंश से। और तीसरी और चौथी जो अवधि है वो शांग राजवंश से, जो 16वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में थी, के बो कैपिटल की जमा राशि है। बो वहाँ के जो संस्थापक है उन्हें बोला जाता है, शांग राजवंश के जो संस्थापक है उन्हें बोला जाता है बो बोला नहीं जाता, मतलब कि वहाँ के जो संस्थापक का नाम था बो कैपिटल की जमा राशि है। और दूसरे सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया था कि जो एर्लिटो साइट है वो स्वर्गीय जिया राजवंश का शहर स्थल है। वो तो पहले और दूसरी अवधि में जिया संस्कृति से कनेक्शन था इसका, और लेकिन तीसरी और चौथी अवधि में शांग राजवंश से उसको कनेक्ट कर दिया गया था। लेकिन दूसरे सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था कि ये सिर्फ जो जिया राजवंश का अंत हुआ था उसी का ही एक शहरी स्थल है। और जो चीनी किंवदंती के अनुसार ये कहा गया था, किंवदंती मतलब कि एक प्रकार से वहाँ पे जो भी चीनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, किताब वगैरह जो होती है, वो किंवदंती बोला जाता है उनके अनुसार, जो चीनी लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो जिया राजवंश जो है चीन का पहला शाही राजवंश था। जिया राजवंश पहला शाही राजवंश था, उसके बाद आया था शांग राजवंश। जो जिया राजवंश था, इस वंश का अस्तित्व लगभग 2070 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजवंश के बारे में बाद के समय में लिखे गए ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जिया ने पीली नदी के किनारे अपना राज्य स्थापित किया गया था। राजवंशों के बारे में जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज लिखे गए हैं, चीनी किंवदंती जो मैंने बताया था वो ऐतिहासिक दस्तावेज ही है, जो किताबें वगैरह जो लिखी जाती हैं। और राजवंश के बारे में उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी इससे ये पता लगता है कि जिया ने पीली नदी के किनारे, पीली नदी जैसे कि बताया जहाँ पे एर्लिटो संस्कृति का उदय हुआ था, तो वो चीनी जो है वो पीली नदी के, जो जिया है वो पीली नदी के किनारे अपना राज्य स्थापित उसने किया था। और दूसरा आता है शांग राजवंश। उस जिया राजवंश का जब अंत हुआ तो शांग राजवंश आया, तो उसका भी जो प्राचीन जो है 1600 ईसा पूर्व से इसकी स्टार्टिंग हुई, 1046 ईसा पूर्व तक राज करने वाला एक राजवंश था। ये बहुत लंबा समय देखा गया था ये, कि मतलब कि समझ लो 600 ईसा पूर्व, मतलब कि समझ लो 550 ईसा पूर्व का गैप है इसमें, तो उसका राजवंश रहा था शांग राजवंश का। और जिनका राज्य हुआंगो पीली नदी के वादी में स्थित था। हुआंगो पीली नदी तो है, लेकिन हुआंगो से बोला जाता था, हुआंगो चीनी लैंग्वेज में ये बोला जाता था, जो पीली नदी की वादी में स्थित था। चीनी स्रोतों के अनुसार ये राजवंश जिया राजवंश के राजकाल के बाद आया, और शांग राजवंश के बाद चीन में झोउ राजवंश सत्ता में आया था। जैसे कि बताया कि जिया राजवंश पहला काल था जो 1600 ईसा पूर्व तक रहा था उसका काल, और उसके बाद आया शांग राजवंश जो 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक इसका काल बना था। बहुत लंबे समय तक इसका काल रहा था, और जब ये खत्म हुआ तो उसका राजवंश क्या हुआ,
झोउ राजवंश चीन में, और चीन के हैनान प्रांत के सुदूर उत्तरी इलाके में स्थित यिंशु पुरातत्व स्थल को शांग राजधानी का स्थल माना जाता है। यिंशु पुरातत्व स्थल बहुत पुराने टाइम में इसकी जब खुदाई की गई थी, एक स्थल निकल के आया था यिंशु जिसे बोला जाता था, लेकिन उसे शांग राजधानी का स्थान माना जाने लगा था। मतलब कि जो स्थल है ये यिंशु स्थल, वो शांग वंश के टाइम पे उसकी राजधानी माना गया था इसे। सबसे जैसे होता है कि भारत की राजधानी क्या थी, दिल्ली, तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो इसी प्रकार से उस टाइम पे शांग का जब काल चल रहा था, तो उस टाइम पे शांग राजवंश के टाइम पे उसकी राजधानी क्या थी, यिंशु। और यहाँ 11 शाही मकबरे मिले थे और महलों मंदिरों के खंडहर भी मिले थे, और इनसे हथियार, जानवरों और मानवों की बलि देने के स्थल भी देखे गए हैं। इसके अलावा हजारों कांसे, हरिताश्म, पत्थर, हड्डी, किडनी, चिकनी मिट्टी की वस्तुएं भी इसमें मिली हैं, जिनकी बारीक कारीगरी को देखकर इस संस्कृति के काफ़ी विकसित होने का पता चलता है। तो ये काफ़ी चीज़ें खुदाई के टाइम पर मिली हैं, कांसे भी मिले हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर मिले हैं, हड्डी मिली है वहाँ पे बहुत सारी। तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ, कितना समृद्धि था। ये जो संस्कृति थी बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, इससे साफ जाहिर होता है। अब एलिटो की जो साइट का विकास है कैसे हुआ था, कि एलिटो का जो संस्कृति है उसका विकास कुछ 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है कि जो 1000 हेक्टेयर को कवर करते हुए कहा गया था कि एलिटो कई हजार लोगों की अनुमानित आबादी वाले एक तेजी से बढ़ता क्षेत्रीय केंद्र था, लेकिन अभी तक एक शहरी सभ्यता नहीं। मतलब कि 100 हेक्टेयर तक, मतलब समझ लो 250 एकड़ को कवर किया था इसने। यहाँ पे लोग बसने शुरू हुए थे, कुछ हजार लोगों को मिलाकर उनका शहर, मतलब कि क्षेत्र बनना शुरू हुआ था, क्षेत्रीय केंद्र बनना शुरू हुआ था। तेजी से बढ़ता हुआ आबादी वाला देश था ये, मतलब कि क्षेत्र था। और दूसरे चरण में क्या किया गया था कि शहरीकरण होना शुरू हो गया था, जिसमें 11,000 की आबादी, जो 11,000 लोग वहाँ पे थे। उस संस्कृति का विकास हुआ और 300 हेक्टेयर तक ये फैल भी गया था। और 12 हेक्टेयर के एक महल क्षेत्र को 4 सड़कों द्वारा सीमांकित किया गया था। मतलब कि 12 हेक्टेयर की जो एक महल बनाया गया था वहाँ पे, उस क्षेत्र को 4 सड़कों द्वारा सीमांकित किया गया था। मतलब कि 4 सड़कें उसके इर्द गिर्द बनाई गई थी। 12 हेक्टेयर महल के आसपास 4 सड़कें वहाँ पे बनाई गई थी। और तीसरे चरण का में क्या है, एलिटो का विकास कैसे हुआ था, इसमें जो उसका शहरीकरण था वो अपनी चरम तक पहुंच गया था। मतलब कि शहरीकरण का पूरी तरीके से विकास हो चुका था और यहाँ पे 24,000 से ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे आबादी थी। और महलनुमा परिसर 2 मीटर मोटी घुमक्कड़ पृथ्वी की दीवार से घिरा हुआ था, और एक महल, एक साथ 8 और 9 बनाए गए थे। इट मीन्स कि महलनुमा परिसर जो होता है, परिसर क्या होता है, एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है, 2 मीटर मोटी थी और घुमक्कड़ पृथ्वी की दीवार से घिरा हुआ था। घुमक्कड़ पृथ्वी मतलब कि एक प्रकार से ज़मीन पर उस दीवार से बिल्कुल घिरा हुआ था, और साइडों में सड़कें वगैरह भी बनाई गई थी और महल बनाया गया था पूरी तरीके से, और वहाँ पे दीवार वगैरह खड़ी कर दी गई थी। और ये महल जो थे 1, 7, 8 और 9 भी बनाए गए थे। चरण 4 में जनसंख्या घटकर लगभग 20,000 हो गई थी। पहले तो 24 थी, लेकिन वो घटती गई थी। लेकिन इसका जो निर्माण था वो जारी रहा था, इसमें निर्माण होता रहा था महलों का बहुत ज़्यादा, और यहाँ की जो संस्कृति थी वो भी बढ़ती गई थी। 1600 ईसा पूर्व तक 4 दीवारी वाला जो शहर था यंशी में बनाया गया था। यंशी, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे एलिटो का नाम रखा गया था, यंशी में ही रखा गया था, हैनान प्रांत के पास। तो यंशी में ही बनाया गया था, जो कि एलिटो से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। यंशी और एलिटो, मतलब कि कुछ ही दूरी में एलिटो संस्कृति थी। वैसे तो ये पीली नदी के पास ही था एलिटो संस्कृति, और यंशी भी वहीं था। तो यंशी जो बनाया गया था, इसी शहर में 4 दीवारी वाला वो बनाया गया था शहर, जो कि एलिटो से कुछ ही दूरी में था, 6 किलोमीटर तक की दूरी में था। अब ये तो मैंने बता दिया तुम कि इसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कि एलिटो संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ।
अब आता है एर्लिटो की जो अर्थव्यवस्था थी। एर्लिटो, इससे पहले मैंने बताया था कि एर्लिटो का विकास किस प्रकार से हुआ, और यहाँ तक कि उसमें मैंने कुछ विशेषताएं बताई थी, जिसमें नगर नियोजन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि वहाँ के नगर कैसे थे, वहाँ की जो हवेलियाँ वगैरह मिली थी वो किस प्रकार से बनाई गई थी, वहाँ की सड़कें कितनी चौड़ी थी। तो वो चीज़ भी बताई थी कि महलों के चारों तरफ सड़कें बनाई गई थी चारों तरफ। तो इसमें थोड़ा सा नगर नियोजन विशेषता और उसमें विकास भी मैंने उसमें थोड़ा बहुत बता दिया। अब आता है एर्लिटो की अर्थव्यवस्था कैसी थी। कि एर्लिटो की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधार था कृषि। ये जो एर्लिटो की व्यवस्था है, देखा जाए तो एर्लिटो के अलावा पूरे चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो उसका आधार भी कृषि ही था, और जिसमें एर्लिटो भी है। एर्लिटो की अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि ही था, और एर्लिटो शहर के व्यापक भीतरी इलाकों में किसानों ने गेहूं, विभिन्न प्रकार के बाजरा, चावल, साथ ही साथ सब्जियों की फसलें, मुर्गियों, सुअरों और रेशम की कीड़ों जैसे घरेलू जानवरों को भी पाला था इन लोगों ने। घरेलू जानवर जो होते हैं उनको पाला था इन्होंने, और उनकी खेती के तरीके थे, उनको नवपाषाण कालीन पूर्वजों की मिश्रित संस्कृतियों से शायद सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर अधिक निर्भरता के साथ विरासत में मिले थे। इट मीन्स कि जो नवपाषाण कालीन था, नवपाषाण काल युग जब था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में कि नवपाषाण युग बहुत पुराने टाइम पे जो स्टार्टिंग थी इसकी, पाषाण कालीन के लिए जो नवपाषाण आ गया, पूर्व पाषाण आ गया, ये सब उसी में ही आता था, ताकि कि जो उसमें मानव का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो मानव का विकास जैसे जैसे शुरू हुआ था, तो नवपाषाण कालीन संस्कृति में भी ऐसा हुआ था कि सिंचाई के नए तरीके जानना शुरू कर दिया था उन्होंने। जो मानव था, मानव ने सिंचाई के तरीके ढूंढे, और यहाँ तक कि उसमें मछली पकड़ने के नए नए औजार बनाए गए वहाँ पे। और इसके अलावा जो था, नदियों के किनारे उन्होंने बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी थी। तो नवपाषाण काल में ही ये था, और उसी के थ्रू कहा जा सकता है कि जो उनके खेती के तरीके हो गए सिंचाई के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, तो वो विरासत में मिले हैं इनके पूर्वजों से, कि उन्हीं से ही ये चीज़ सीखी है उन्होंने। ये जो है एर्लिटो की जो लोग रहते थे यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे बसे थे, इनकी जो बस्ती जो बसी थी, वो उन लोगों ने ये सिंचाई के तरीके उन्हीं लोगों से सीखे थे, क्योंकि कटाव और गाद इन शुरुआती किसानों के लिए निरंतर समस्याएं पैदा करते थे। क्योंकि कटाव और गाद जो होते थे, मतलब कि जो भी फसलें वगैरह उगाई जाती थी उसकी कटाई वगैरह, उनकी छटाई वगैरह करने के लिए, तो वो किसानों के लिए निरंतर समस्याएं पैदा करने लगे थे। तो इसी के जो शहरी राजनीतिक केंद्र के प्रशासनिक, सैन्य, अनुष्ठान, कारीगर और अन्य कार्यों के सहयोग हेतु इन किसानों को अपनी फसलों के एक हिस्से को सौंपने के लिए काफ़ी व्यापक और सुव्यवस्थित नौकरशाही तंत्र द्वारा मजबूर करते थे। इट मीन्स कि ये लोग जो थे, जितने भी फसलें वगैरह उगाते थे किसान वगैरह, वो लोग प्रशासनों को, सैन्य, अनुष्ठान, कारीगर और अन्य कार्यों के सहयोग से, तो वो नौकरशाही तंत्र को, मतलब कि वहाँ पे जो नौकरशाही जो व्यवस्था थी, मतलब कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो नौकरशाही व्यवस्था थी। ये नहीं, लोकतंत्र तो क्या होता है, लोगों का शासन होता है। नौकरशाही क्या होता है कि एक ही का शासन पूरे देश में चलता है। तो नौकरशाही तंत्र को द्वारा ही मजबूर होते थे किसान वगैरह, तो वो उनका एक हिस्सा देते थे, फसलों का 1/3 हिस्सा उनको देने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई थी। तो हम सुरक्षित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि शहरी अभिजात वर्ग, जिसमें एक या एक से अधिक शासक वंश शामिल थे, उन्होंने उत्पादन और शिल्प विशेषज्ञता पर नियंत्रण किया हो। इस तरह का नियंत्रण बाद के शांग और झोउ समाजों की राजनीतिक और आर्थिक सफलता की भी कुंजी थी। शांग और झोउ समाज जिसके बारे में मैंने बताया था कि शांग वंश राजवंश हो गया, और झोउ उसके बाद आया था, शांग राजवंश के बाद आया था। जिया राजवंश पहले था, फिर था शांग राजवंश, और फिर था झोउ राजवंश। तो इसी के थ्रू ये नियंत्रण जो है वो आया था, इन्हीं के थ्रू ये लोग नियंत्रण कायम करते थे। किस पर? किसानों पर। नौकरशाही तंत्र इनका था, और व्यापार ने स्पष्ट रूप से एर्लिटो संस्कृति की संपत्ति में महत्वपूर्ण भी योगदान दिया था। व्यापार वगैरह भी बहुत ज़्यादा ये लोग करते थे। और नमक, तांबा, जेड़, कोड़ी, फिरोज़ा, काओलिन मिट्टी, कीमती पत्थर, लकड़ी, जानवर, खाद्य पदार्थ और बढ़िया तैयार किए गए सामानों को पास के शहरों में एर्लिटो में आयात किया गया था।
मतलब व्यापार वगैरह भी होते थे। नमक हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीज़ें, लकड़ी, कीमती पत्थर वगैरह, फिरोज़ा के पत्थरों से, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे शराब पीने के लिए फिरोज़ा के पत्थरों से जड़ा गया था उसे, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने जैसे बताया था, तो वो ही सब चीज़ें जो थे वो आयात करते थे एलिटो में। और उत्तर में पुराने ताओसी आर्थिक क्षेत्र से दक्षिण में मध्य यांगजी नदी घाटी तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एलिटो के नियंत्रण में हो सकते थे। मतलब कि इनसे, मतलब ये जो जितने भी यांगजी नदी हो गया, ताओसी आर्थिक क्षेत्र जो हो गए, ये सब जगह है वहाँ के चीनी के। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कैसे वर्ड्स है इसमें। चाइना में ऐसे ही वर्ड्स पाए जाते हैं, और आज भी देखा गया है तो बहुत अजीबोगरीब वहाँ के नाम होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सब क्षेत्र और नदियों के नाम वगैरह चाइनीज़ लैंग्वेज में होते थे। और एलिटो के पास पहाड़ों ने धातु, नमक और शिकार के साथ साथ कृषि उत्पादन भी प्रदान किया था। एलिटो के पास पहाड़ वगैरह जो थे, पहाड़ों में कृषि वगैरह भी होती थी। नमक और शिकार के साथ साथ वहाँ पे कृषि वगैरह भी होती थी। नदी घाटियों में आर्थिक दूरी तक जितने भी शहर हैं, उनके भीतरी इलाकों के लिए जितने भी संचार चैनल हैं, उनको भी प्रदान किए गए थे, जिससे व्यापार के स्थिर लंबी दूरी के नेटवर्क का विकास हो सके। लंबी दूरी का नेटवर्क मतलब कि लंबी दूरी तक, मतलब ये अपना जो नेटवर्क है वो बनाए रख सके, मतलब कि अपना जो है कनेक्शन रख सके, उनके साथ दूरी तक उनका व्यापार वगैरह हो सके अच्छे से। कांसे, जेड़ और अन्य शिल्प उद्योगों के लिए दूर दूर से खनन, परिवहन, प्रसंस्करण, धातुएं वगैरह हो गई, अन्य कीमती खनिज हो गए, और बुनियादी ढांचे को उत्तर दक्षिण में स्रोतों के साथ सुरक्षित संबंधों की आवश्यकता थी। एलिटो के आयात में कच्चे माल और तैयार उत्पादन दोनों भी शामिल थे। आयात मतलब जो एलिटो में जितने भी चीज़ें आयात होती थी वो क्या थी, कच्चे माल भी आयात होते थे, और तैयार उत्पादन जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व होते थे। और निर्यात में उच्च गुणवत्ता वाले सामान हो गए, और विशेष रूप से कांस्य इसमें इन्वॉल्व था, जो निर्यात किया जाता था बाहर के देशों में, बाहर जो जितने भी क्षेत्र थे उनमें भेजा जाता था। और वेईवी नदी घाटी जो है, यांगजी नदी घाटी, ये सब नदी घाटी वगैरह है। और हार्टलैंड क्षेत्र में पुरातत्वविदों द्वारा एलिटो शैली के कांस्य की खोज से पता चलता है कि लंबी दूरी के व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ हद तक नियंत्रण एलिटो जीवन पद्धति और बड़े पैमाने पर कांस्य उत्पादन के लिए आवश्यक होते थे। मतलब कि इसमें ये था कि आयात के लिए कच्चे माल और तैयार माल तो आते ही थे, साथ ही साथ उसमें जो भी चीज़ें निर्यात की जाती थी क्या एलिटो से, उसमें उच्च गुणवत्ता वाले सामान होते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कांसे का देखा गया कि कांसे का निर्यात वहाँ से होता था। क्योंकि कुछ ऐसे पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने खुदाई में ये चीज़ जानी कि कुछ ऐसे अवशेष वगैरह उन्हें मिले, जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि वहाँ से निर्यात होता था। क्योंकि और वहाँ पे जो है एलिटो जो संस्कृति है, एलिटो शहर जो है, क्षेत्र जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कांसा पाया गया था, और वहाँ से निर्यात किया जाता था दूसरे देशों में। तो इससे ये साबित होता है कि उनका व्यापार और प्राकृतिक संसाधन जो थे, उन पर नियंत्रण था किसका, एलिटो का। और कांस्य उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक थे एलिटो जीवन पद्धति। एलिटो क्षेत्र में जितने भी कांसे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, और क्योंकि कांसे वहाँ पे उपलब्ध इतने सारे थे, तो उसका निर्यात भी होता था, और उन पर जो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है और व्यापार पर भी उनका कुछ हद तक नियंत्रण देखा गया था। तो ये चीज़ अनुमान लगाया था पुरातत्वविदों ने, वहाँ पे कुछ खुदाई से ये चीज़ें मिली थी, कांसे वगैरह, जिससे ये पता लगाया जाता था। तो ये पूरा पॉइंट था इसमें। अब ये तो बता दिया कि एलिटो में जो अर्थव्यवस्था थी एलिटो की, वो क्या थी, कि उसमें कृषि पर आधारित था वो, तो वो सब मैंने उसमें बता दिया। अब आता है एलिटो में जो कांसे जो मिले हैं, उसके तत्व, उससे क्या क्या चीज़ें बनती थी, वो चीज़ इसमें बतानी है। चाइना में जो एलिटो क्षेत्र है, ये पीली नदी के पास जो संस्कृति ये उभरी थी वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे कांसा भी बहुत ज़्यादा देखा गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि कांसा जो है वो आदि मानव के टाइम पे ही कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो मानव का विकास, वो कांसे का यूज़ करने लगे थे, नए तरह तरीके से चीज़ें सीखने लगे थे। ये था कि नवपाषाण युग के टाइम पे ऐसा हुआ था ना, कि कांसे का उपयोग ज़्यादा करने लगे थे वो लोग, कि कांसा मिल रहा था वहाँ पे, धातु, मिश्रित धातु का उपयोग किया था इन्होंने कांसे का, और उसमें फिर उन्होंने इसका उद्योग वगैरह भी सबसे ज़्यादा देखा गया है यहाँ पे। तो एलिटो में कांसे कैसे मिला था, कि एलिटो चीन में खोजा जाने वाला सबसे पुराना बड़े पैमाने का कांसा उद्योग है, जिसमें अनुष्ठान के जहाज़ों और अन्य कांसे का उत्पादन करने के लिए नए नए खंड ढालने की प्रक्रिया।
इट मीन्स एलिटो चीन में सबसे पुराना, जैसे बोलते हैं सबसे पुराना बड़े पैमाने पर कांसा उद्योग जहाँ पे है। कांसा उद्योग मतलब कांसा बनाया जाता है, वहाँ पे कांसे से नई नई चीज़ें बनाई जाती है, तो वहाँ पे उद्योग लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई हैं इसी बिहाफ पर एलिटो में। और ये सबसे पुराना है, जैसे बोला जाता है कि सबसे पुराना खोजा जाने वाला ये कांसे उद्योग था, जिसमें अनुष्ठान के जहाज़ों, अनुष्ठान क्या होता है मतलब कि जो व्यापार वगैरह किए जाते हैं वहाँ पे जहाज़ों से जो व्यापार किए जाते थे। और कांसे का उत्पादन करने के लिए, कांसे का उत्पादन मतलब कि कांसे को बनाने के लिए नए नए खंड ढालने की प्रक्रिया है। तो एलिटो को सबसे पुराना क्षेत्र माना गया था जहाँ पे उद्योग वगैरह देखा गया है। और यद्यपि कीजिया संस्कृति और सिबा संस्कृति में कांसे के अवशेष भी पाए गए हैं। ये संस्कृति है एक प्रकार से ये दोनों संस्कृति देखी गई है नदी के पास ही, कीजिया संस्कृति और सिबा संस्कृति, तो इसके भी अवशेष वहाँ पे मिले गए हैं। एलिटो संस्कृति जो है वो कांसे कोस्टिंग उद्योग की प्रगति और उपलब्धियाँ कीजिया संस्कृति और सिबा संस्कृति की पहुँच से बहुत दूर है। कीजिया संस्कृति और सिबा संस्कृति ये भी चाइना के ही दो वर्ड्स हैं जो संस्कृति वहाँ पे मिली है, लेकिन इससे बिल्कुल अलग है एलिटो संस्कृति। एलिटो संस्कृति में ना केवल कांस्य उपकरण बल्कि घंटी, संगीत, वाद्य यंत्र है, बल्कि कांस्य हथियार और अद्वितीय जानवरों के चेहरे वाले फ्लेक भी हैं। विशेष रूप से 10 से अधिक प्रकार के कांस्य जहाज़ों का पता लगाया गया है। इससे पता चलता है कि एलिटो की कांस्य ढलाई विविध और व्यवस्थित है। जैसा कि सिर्फ ये जो है कीजिया संस्कृति और सिबा संस्कृति की पहुंच से बहुत दूर है क्या, एलिटो संस्कृति। इसकी प्रगति बहुत ज़्यादा अलग ढंग से होती है, बिल्कुल अलग है उससे। कैसे, एलिटो संस्कृति में सिर्फ कांस्य उपकरण ही नहीं मिले और घंटी संगीत ही नहीं मिले, बल्कि उसमें कांस्य से बने गए हथियार और अद्वितीय जानवरों के चेहरे वाले फ्लेक भी वहाँ पे बरामद हुए, मतलब कि ये चीज़ मिली है वहाँ पे। और 10 से अधिक प्रकार के जो कांस्य जहाज हैं उनका भी पता लगाया गया इसके अलावा। और इससे ये पता लगता है कि एलिटो की कांस्य ढलाई विविध और व्यवस्थित है। मतलब कि एलिटो की जो कांसे का काम होता था, एलिटो में कैसे कांसे वगैरह जो भरपूर मात्रा में वहाँ पे मिली है, तो वहाँ पे विविध और व्यवस्थित, दैट मीन कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका व्यापार हुआ करता था वहाँ पे एलिटो में। और एलिटो संस्कृति के कांसे में सादे सतहों या सरल ज्यामितीय पैटर्न के साथ मिट्टी के बर्तनों की नकल करने की स्पष्ट विशेषताएं हैं। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ कांसे में सादे सतह या फिर सरल ज्यामितीय पैटर्न, ये एक तरीके का कोई पैटर्न है। तो इसके साथ साथ इसमें ये भी मिला है कि मिट्टी के बर्तन भी वहाँ पे बनाए जाते थे। और एलिटो संस्कृति के तीसरे चरण में ये था कि छिद्रित सजावट जो पूरे एलिटो संस्कृति में बहुत लोकप्रिय थी, कांसे ज्यू पर दिखाई दी। ज्यू वहाँ की मतलब राजधानी है, तो वहाँ पे दिखाई दी थी संस्कृति कांसे, एलिटो संस्कृति वहाँ पे दिखाई गई थी। लोकप्रिय कैसी थी, क्योंकि वहाँ पे कांसे से बनी हुई सजावट की जाती थी, वहाँ पे पूरे जो क्षेत्र है पूरे वहाँ पे सजावट की जाती थी। तो उसी बिहाफ पे ये पता लगाया जा सकता है कांसे जो है उसके बनाया जाता था वहाँ पे पूरा। और ज्यू पर दिखाई दी थी, ज्यू वहाँ की जगह है जहाँ पे वो दिखाई देती थी। तो ये भी एक तरीके से यहाँ की विशेषता बताई गई है इसमें। प्राचीनतम कांस्य डिंग चीन में पाए गए हैं जो धारीदार ग्रिड पैटर्न से सजाए गए एलिटो संस्कृति के चौथे चरण में पाए गए हैं। एलिटो संस्कृति के 4 चरण बताए थे, जिसमें चौथे चरण में ये बताया गया था कि 24,000 से घट के वो 20,000 हो गई थी, 20,000, लेकिन उसका निर्माण बहुत ज़्यादा रहा था। तो ऐसे में जो कांसे है वो डिंग चीन में पाए गए हैं। डिंग भी एक जगह का नाम है चाइना में ही, जो धारीदार ग्रिड पैटर्न से सजाए गए हैं। तो एलिटो संस्कृति के चौथे चरण में ये चीज़ पाई गई है। अब आता है हेनान प्रांत में लुओयांग के आधुनिक शहर के पास। लियोयांग भी एक शहर का नाम है, उसके आधुनिक शहर के पास एलिटो में कांसे जहाज़ों की शुरुआती उदाहरणों का पता लगाया गया था। कांसे से बने गए जितने भी जहाज़ हैं उनका पता लगाया गया था यहाँ पे लुओयांग में। लुओयांग हेनान प्रांत में ही है जहाँ पे एलिटो का जो व्यवस्था हुई थी, मतलब कि एलिटो का उत्पादन हुआ था हेनान प्रांत में ही, पीली नदी के पास। तो लुओयांग भी वहीं का है। तो लगाया गया था जो शांग राजधानी पो के नाम से सबसे पहले का प्रतिनिधित्व कर सकता है। शांग राजधानी पो जो है वो जब शांग राजवंश का टाइम चल रहा था तो शांग भी वहाँ की जगह का नाम है। तो उसकी राजधानी पो के नाम से सबसे पहले इसका
प्रतिनिधित्व कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ देखने के लिए इन्होंने ये पता लगाया था। उसके बाद अब भी पहले का जिया राजवंश स्थल नहीं है, वहाँ एक महल था जिसकी नींव गड़ी हुई थी। मतलब कि जिया राजवंश स्थल वहाँ नहीं पाए गए हैं, वहाँ पर एक महल मिला है जिसकी नींव गड़ी हुई थी। वहाँ पे बढ़िया जेड़, साधारण कांसे के पात्र और दैवज्ञ की हड्डियाँ भी मिली हैं। अर्ली गैंग में हेनान प्रांत के झोंगजो क्षेत्र में 4 दीवारी वाले शहर के निशान पाए गए हैं, जो मध्य शांग की राजधानी हो सकती है, जिसे एओ कहा जाता है। इसमें क्या है कि ऐसा हुआ था कि अर्ली गैंग अर्लीटो के पास ही है। अर्ली गैंग में वो भी एक जगह ही है। अर्ली गैंग में हेनान प्रांत के झेंगजो क्षेत्र हेनान प्रांत की पीली नदी के पास ही एक झेंगजो क्षेत्र था। तो उसी में ही एक 4 दीवारी वाले शहर के निशान भी पाए गए हैं। 4 दीवारी जहाँ पे लगाई गई थी, तो उसके मध्य शांग की राजधानी हो सकती है। एक प्रकार से वो माना गया है कि वो शांग की राजधानी हो सकती है, जिसे एओ कहा जाता है। शांग के टाइम पे उसकी राजधानी एओ थी। अब 1976 में की गई खुदाई में शांग राजवंश के एक चीनी सेनापति फू हाओ के 3000 साल पुराने मकबरे में 1.5 टन से अधिक कांसा निकला था। मतलब कि 1976 ये काल जब चला था तो उसमें खुदाई की गई थी 1976 में। तो शांग राजवंश के बारे टाइम का जो एक सेनापति था, चीनी सेनापति फू हाओ, तो उसके 3000 साल पुराने मकबरे में 3000 साल बहुत ज़्यादा पुराने मकबरे में 1.5 टन से अधिक जो है वो कांसा भी निकला था। और खुदाई से प्राप्त तो कुछ वस्तुएं भी मिली गई थी, जिससे पता लगाया जाता है कि जो तत्कालीन चीन है वो कांसे उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। शांग राजवंश के टाइम पर भी जो है वो कांसे का उत्पादन बहुत ज़्यादा टाइम तक था कि बड़े पैमाने पर वहाँ पे होता था। ये पता लगाया गया है किसके थ्रू? जो उनके सेनापति थे, 3000 साल पुराने जो मकबरा था उनमें जो कांसे निकले थे खुदाई के टाइम पे, उससे पता लगाया गया था। और दिलचस्प बात यह रही है कि कांसे की कई पुरातात्विक वस्तुओं में काफ़ी मात्रा में सीसा भी पाया गया है, लेकिन ये रहस्य बना रहा है। सीसा भी इसमें पाया गया है कांसे की पुरातात्विक वस्तुओं में, लेकिन ये रहस्यमय रहा है कि ये इतना सीसा वहाँ पे क्यों उपलब्ध रहा है। क्योंकि हाल ही के शोधकर्ताओं ने 2300 साल पुराने ग्रंथ में वर्णित कांस्य वस्तुएं बनाने के नुस्खे को नए ढंग से समझने की कोशिश की। मतलब कि कुछ शोधकर्ताएं वगैरह हैं, उन्होंने 2300 साल पुराने कुछ कांसे की वस्तुओं से बनाई गई चीज़ों के जो नुस्खे होते हैं वो उनके एक ग्रंथ में देखा था। उन्होंने काफ़ी जानने की कोशिश की, उसे समझने की कोशिश की है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चीन के प्राचीन ढलाई घरों में कांसे की वस्तुएं बनाने के पहले से तैयार मिश्रण धातुओं का उपयोग किया जाता था। उनका मानना यह था, इससे निष्कर्ष निकला है कि जो चीन के प्राचीन ढलाई घर हैं, पहले के टाइम पे जो घर वगैरह बने जाते थे वहाँ पे कांसे की वस्तुओं का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। और कांसे की वस्तुएं बनाने के लिए पहले से ही जो मिश्रित धातु हैं उसका उपयोग किया जाता था। तो इससे ये पता लगता है कि चीन का कांसे उद्योग अनुमान से अधिक जटिल था। इट मीन्स कि हम कांसे का उद्योग पता ढंग से नहीं लगा सकते कि किस हद तक उनका उद्योग जो था, उनके जो धंधे थे वो सही प्रकार से चल सकते हैं। मतलब कि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता सही से कि वहाँ पे जो उद्योग वगैरह बनाए गए थे, कांसे का उद्योग जो होता था वो किस हद तक था। तो इसमें यह बताया गया कि कांसे का उत्पादन वगैरह क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें मैंने सारे पूरे टॉपिक्स कवर कर दिए कि जो एर्लीटो संस्कृति थी, अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन, उसकी विशेषता, प्लस इसके साथ साथ कांसे का उत्पादन वगैरह भी बताया गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।